हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को स्वागत है मेरे चैनल पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। आज इस चैप्टर का पूरा चैप्टर को रिवीजन करेंगे वन शॉट की तरह। ऑब्जेक्टिव समरी, क्वेश्चन आंसर और साथ साथ लेखक परिचय और जितने सारे अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ने का पूरा एक साथ बाउंसर्ट करेंगे। उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा नहीं 2-3 घंटा लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। तो आप लोग शुरू से बनते रहिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल देंगे। पीडीएफ ऑफकोर्स फ्री ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ जी लेखक परिचय से। उम्मीद है जी आप लोग देख लीजिए, पूरा चैप्टर के रिवीजन कराएंगे। जितने सारा ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो लेखक के बारे में देखते हैं जी। संपूर्ण क्रांति है। पीडीएफ के लिए नंबर लिख देता हूँ जी। नंबर इस पर मैसेज कर देना, पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूंगा नंबर। नंबर है जी, ये नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी क्या कर रहा है लेखक के बारे में। परिचय करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी है। और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध समाजवादी क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब देहरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब देहरा, बिहार के सिताब देहरा में हुआ था। अब पूछेगा उनकी माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम फुलरानी और पिता का नाम क्या है? हरसु दयाल। ये भी पूछता है उनका माता का नाम क्या है? तो फुलरानी और उनका पिता का नाम क्या है? तो हरसु दयाल। एक सेकेंड। उनका पिता का नाम क्या है? तो हरसु दयाल है। उनकी पत्नी के प्रसिद्ध उनकी पर, उनकी पत्नी प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी थे। उनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो क्या उन्हें? तो प्रभावती देवी है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। उनके बचपन का नाम पूछेगा तो कौन है? जो जयप्रकाश नारायण जी है उनके बचपन का नाम क्या है? तो बाउल है। क्या है? तो बाउल है। उनका बचपन का नाम क्या है? बाउल है। लेकिन बड़े होने पर लोग उन्हें किस नाम से पुकारे जाते थे? तो जेपी के नाम से। जेपी के नाम से बाद में वो प्रसिद्ध हुए थे जब वह बड़े हुए थे। और छात्र आंदोलन के बाद वे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। छात्र आंदोलन होने के बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये भी पूछता है। तो किस नाम से? तो लोकनायक के रूप में। लोकनायक के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे मतलब कि छात्र आंदोलन होने के बाद। उनके बचपन का नाम क्या है पूछा जाएगा? तो बाउल। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब दियाराम हुआ था। उनका माता पिता का नाम पूछेगा। माता का नाम क्या? फुलरानी। और पिता का नाम क्या? हरसुदयाल। हर्षुदैल। और उनकी पत्नी का नाम है जो प्रभावती देवी थी। और उनके बचपन का नाम क्या है? बाउल है। जबकि उन्हें उनके पुकारने वाला जो नाम था उन्हें जेपी के नाम से पुकारा जाता था। और छात्र आंदोलन के बाद वह किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो लोकनायक के रूप में उन्हें प्रसिद्ध हुए थे। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं जी? 5-6 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेगा प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रवृत्ति। देखिएगा उन्होंने पटना कॉलेज से आईएससी किया। उसके बाद वो 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त हेतु अमेरिका चले गए। शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका। कब गए? 1922 ईस्वी में।
1922 ईस्वी में गए, एक सेकेंड, 1922 ईस्वी में कहाँ गए हैं? तो अमेरिका शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बोलेगा जयप्रकाश नारायण जी 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका चले गए। वही 1924 में मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े। मार्क्सवादी विचारधारा से कब जुड़े थे? तो 1924 ईस्वी में। 1929 में भारत आने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। तो बोलेंगे कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो 1929 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल कब हुए? तो 1929 ईस्वी में। उसके उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अपना योगदान दिया। प्रजला सोशलिस्ट पार्टी में गठन में अपना योगदान कब दिए थे? तो 1952 ईस्वी में दिए थे। ये भी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अपना योगदान कब दिए थे? तो 1952 ईस्वी में दिए थे। अगला पॉइंट पड़ेगा फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। अब बोलेंगे सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो 1954 ईस्वी में। किसके साथ? तो विनोबा भावे के साथ। विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में जुड़े कब? तो 1954 ईस्वी में। और 1974 में देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रसिद्ध छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कब किया था? तो 1974 ईस्वी में। किसका 1974 में नेतृत्व हुआ था? तो प्रसिद्ध किसका हुआ था? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन को क्या हुआ था? तो नेतृत्व हुआ था 1974 ईस्वी में। अगला पॉइंट पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि सन 1965 में जयप्रकाश नारायण जी की समाज सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार मिला था। तो कब मिला? तो मैक्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में उन्हें मैक्सेसे पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को। किसके लिए? तो समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैक्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक, आप लोग को याद रखिएगा। समाज सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो 1965 ईस्वी में। 1974 में इसमें कौन सा आंदोलन हुआ था? तो छात्र आंदोलन हुआ था, जिसे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कहा जाता है। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। अब कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो 1929 ईस्वी में। अगला आगे पढ़ते हैं जी। सन 1998 में मरणोपरांत भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो 1958 ईस्वी में मरने के बाद उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो मरने के बाद उन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में मरने के बाद भारत सरकार के द्वारा उन्हें क्या प्राप्त हुआ? भारत रत्न। उनका रचनाएं कौन है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कविताएं एवं निबंध आदि। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये पूछा जाता है। किनका रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। जो संपूर्ण क्रांति ये क्या एक प्रकार का क्या है? तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति पूछेगा विद्या से कौन है, मतलब कौन सा विद्या है? तो बोलेंगे भाषण है। जितने सारे हाईलाइटेड किया गया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में टेस्ट लगाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अब जितने सारे लेखक परिचय से हम लोग देखे थे उसको एक पेज में समराइज करके ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगा लेंगे। ठीक, तो एक पेज में समराइज कर देता हूँ जी। पहले लेखक संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको कर देते हैं। लेखक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बिंदु। देखिएगा ये पहला पॉइंट क्या है, और जो बात क्या है, संपूर्ण क्रांति वो एक विद्या है, जो संपूर्ण क्रांति का विद्या है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है। पूछेगा संपूर्ण क्रांति किस प्रकार का विद्या है, तो क्या करेंगे, तो भाषण है। लेखक का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, विद्या पूछेगा और संपूर्ण क्रांति का विद्या क्या है, तो एक प्रकार का भाषण, यानी किस प्रकार का हुआ है, तो ये हुआ एक प्रकार का क्या है, भाषण है। लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। उनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 5 जून। जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति के क्या हुआ, नेतृत्व हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 5 जून 1974 ईस्वी में। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1922 ईस्वी में हुआ। इसका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ, उनका मृत्यु, तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था इनका, जन्म स्थान तो बिहार के सीताबदियरा में। जन्म स्थान कहाँ था, तो सीताबदियरा में हुआ था। सीताबदियरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीताबदियरा में, जो बिहार के कहाँ है, बिहार के सारण जिला में, बिहार के सारण जिला में पड़ता है, बिहार के सारण जिला में पड़ता है। जन्म स्थान कहाँ है, सीताबदियरा में, जो कहाँ पड़ता है, बिहार के सारण जिला में पड़ता है। ठीक, संपूर्ण क्रांति पूछेगा, संपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में हुआ था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, तो उन्हें जेपी नाम से पुकारा जाता था। पुकार का नाम क्या था, पुकार का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण जी के, तो उन्हें जेपी। और बड़े होने के बाद उन्हें किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, होने के बाद, यानी कि संपूर्ण क्रांति होने के बाद बड़े होने पर किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, तो लोकनायक, लोकनायक के रूप में क्या हुए थे, तो प्रसिद्ध हुए थे। और माता पिता का नाम देख लेते जी, एक सेकेंड, एक लाइनिंग ले लेते हैं, लाइनिंग लाइनिंग। एक लाइनिंग ले लेते हैं। उनके माता का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या था, तब फूलरानी था। माता का नाम, माता का नाम क्या था, तो फूलरानी। माता का नाम क्या था, तो फूलरानी। अगला पॉइंट देखते हैं जी, एवं पिता का नाम क्या था, पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम क्या था, पिता का नाम
तो पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। पिता का नाम हर्षुदयाल। हर्षुदयाल उनका क्या था? पिता के नाम। एवं पत्नी का नाम पूछेगा तो पत्नी का नाम पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी उनकी क्या था? पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़ के किस आंदोलन में वो भाग लिए थे? पढ़ाई को अधूरी पढ़ाई छोड़कर मतलब किस आंदोलन में वह भाग लिए थे? तो असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में कब भाग लिए थे? तो 1920 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अमेरिका शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कब गए थे? अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कब गए थे? अमेरिका में शिक्षा प्राप्ति के लिए कब गए थे? अमेरिका में शिक्षा के लिए कब गए थे? प्राप्ति के लिए 1922 ईस्वी में गए थे। और कांग्रेस में कब भाग लिए थे? कांग्रेस सम्मेलन में। कांग्रेस में कब भाग लिए थे? तो कांग्रेस में भाग लिए थे वह 1929 ईस्वी में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में वह कब हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। प्रजा प्रजा सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण जी का था। जयप्रकाश नारायण जी का। इनका महत्वपूर्ण योगदान था? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक जी, इतना इम्पोर्टेंट, बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको 1952 कर लीजिएगा जी। 1952 ईस्वी में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट ले लेते हैं जी, एक पेज और ले लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं। उनकी जो विशेष प्रसिद्धि थी वो कब थी? वो विशेष प्रसिद्धि जो वह भारत छोड़ो आंदोलन लगा था वो कब लगा था? विशेष प्रसिद्धि 1942 ईस्वी का, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन लगा था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वो तो हो गया जी। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और देश में आपातकाल लागू कब हुआ था? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था, ये सोशल साइंस में भी पूछता है। देश में आपातकाल लागू हुआ था 1900 कितना में 75 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। अगला पॉइंट जी, उन्हें मैक्सेसे पुरस्कार कब मिला था?
मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? जो मैग्सेसे पुरस्कार उन्हें मिला था वो कब मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला इन्हें जी। भारत रत्न कब मिला था इन्हें? भारत रत्न 1998 ईस्वी में मिला। और एक पॉइंट और इन्हें बोला जाता है, युवा शक्ति का जो प्रतीक होता है किन्हें कहा जाता है? युवा शक्ति का प्रतीक किन्हें कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। युवा शक्ति का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता है? युवा शक्ति का प्रतीक। इतना पॉइंट काफी है जी इस लेखक परिचय का ऑब्जेक्टिव करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जी। और उनका एक पॉइंट और था, जो उनका जो रचना था, उनकी जो रचना था वो कौन था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी उनका एक रचना था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब क्या है? इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। किनका है? तो जेपी जी का है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी का क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेते हैं जी। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। ऑप्शन नंबर ए सही है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं जी। अगला पॉइंट क्या करता है कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? एक सेकेंड। जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ है? तो सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के किस जिले में? तो सारण जिला में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल। बोल। जवान होने पर वो किस नाम से वह जाने जाते थे? तो लोकनायक से प्रसिद्ध थे उन्हें और पुकार वाला जो नाम था उन्हें क्या था? जेपी नाम था। ठीक, देखिए कि क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के लोगों को क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण के लोग क्या कहने लगे? तो उसे लोकनायक कहने लगे। जयप्रकाश नारायण के लोग क्या कहते थे? तो लोकनायक कहते थे। बिहार के छात्र आंदोलन के जेपी का नेतृत्व कब किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व 5 जून 1974 ईस्वी में किए थे। बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ने जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को भारतीय कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न दोनों मिला।
मैग्सेसी सम्मान कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में। और भारत रत्न कब मिला था? 1998 ईस्वी में। ये याद रखिएगा डेट, ठीक। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो जेपी ने 5 जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में दिए थे। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार के विचारक थे? तो जयप्रकाश नारायण जी वह किस प्रकार के विचारक थे? तो वह समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार के विचारक थे? तो वह समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी थी। पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम फूलरानी एवं हर्षुदयाल था, उनका माता पिता का नाम। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? फूलरानी एवं हर्षुदयाल था। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसी सम्मान किए थे। किसे 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसी सम्मान किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसी सम्मान समाज के लिए और मैग्सेसी सम्मान किया गया था 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी ने जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल किया गया था, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे, ठीक। इसीलिए उन्हें अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा था? अमेरिका में उन्हें दलाल कहा जाता था। भारत के लोगों ने कहा था उन्हें अमेरिका के दलाल। जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में क्या बने थे? तो मार्क्सवादी बने थे। कब बने थे? 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला वह डॉक्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर में पढ़ने का है। ये चैप्टर में डॉक्टर रहमान ने जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखते थे। कौन सा डॉक्टर के नाम है? डॉक्टर रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण कब अमेरिका गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे पढ़ाई करने के लिए। तब उन्हें क्या कहा जाए? दलाल अमेरिका के कहा गया था। कि जयप्रकाश नारायण को विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जी विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो 1954 ईस्वी में क्या थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय आंदोलन में 1954 ईस्वी में जुड़े। जयप्रकाश नारायण जी विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? तो 1954 ईस्वी में जुड़े। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसी सम्मान कब मिला था? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो सम्मान मिला था 1965 ईस्वी में, और भारत रत्न 1998 ईस्वी में मिला था। ये क्या मिला था? तो उन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? तो भारत रत्न मिला था 1998 ईस्वी में। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किए गए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किन्हें प्राप्त हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति विषय के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किन्हें मिला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के समय शिक्षा अधूरी छोड़ के वह किस आंदोलन में, मतलब कि पढ़ाई छोड़ के किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो वह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में वो भाग लिए थे। जयप्रकाश नारायण देव ने पढ़ाई अधूरी छोड़कर ये किस में भाग लिए थे? तो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे।
जयप्रकाश नारायण को 1952 में किस पार्टी के गठन से योगदान दिए? जयप्रकाश नारायण जी 1952 में किस पार्टी के गठन से योगदान दिए? तो वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में वो क्या दिए थे? महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? तो जयप्रकाश नारायण जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस के अंदर किस पार्टी के गठन में अहम भूमिका थी? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण को क्या था? तो महत्वपूर्ण योगदान था। 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को शिक्षा प्राप्ति के लिए किस देश गए थे? तो वह अमेरिका गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी किस गांधीवादी नेता की पुत्री थी? तो वह किसकी पुत्री थे? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी किस गांधीवादी नेत्री की पुत्री थी? तो वो ब्रज किशोर प्रसाद की वो क्या थी? तो पुत्री थी। हम लोग चैप्टर में पढ़े थे जी, वह किसकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की वो पुत्री थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैले क्षेत्र का नाम क्या है? तो सिताब दियरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के फैले क्षेत्रों का क्या नाम दिया गया है? तो सिताब दियरा। जयप्रकाश नारायण किस कारण से पीएचडी नहीं कर पाए थे? तो इसमें आंसर जेल जाने के कारण भी हो सकता है जी, या राजनीतिक अस्थिरता के कारण होता है। हम लोग ऑप्रिएट आंसर करेक्ट आंसर ज्यादा चुनना है। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह जयप्रकाश नारायण जी पीएचडी नहीं किए थे, क्योंकि वह कहाँ चल गए थे? तो अमेरिका चल गए थे एमए करने के लिए। और वहाँ आए थे तो वह क्या दलाल कहा गया था अमेरिका की, इसीलिए वह जेल जाना पड़ा। तो ये ऑपरेट आंसर चुनिएगा। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश से शिक्षा पूरी करने के बाद जेपी जी ने क्या किए? तो क्या किए? तो वह स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के कारण जेपी जी सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ मिला था? तो बीएचयू में हुआ था। कहाँ मिला था? बीएचयू। सॉरी, बीएचयू में नहीं हो सकता है। बीएचयू तो नहीं हो सकता। ये कहाँ मिला था? तो पटना कॉलेजिएट में मिला था। पटना बिहार में उन्हें क्या मिला था? सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। कहाँ मिला था? तो पटना मिला था। अगला क्वेश्चन। सर्वोदय आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो सर्वोदय आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। सर्वोदय आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो विनोबा भावे जुड़े थे। और जयप्रकाश नारायण जी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेपी जी किस वर्ष कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो जेपी जी किस वर्ष में कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो 1929 ईस्वी में जेपी जी शामिल हुए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन। 1932 में किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे? तो असहयोग आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण जी क्या गए थे? तो जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पड़ोसी देश में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में जेपी जी को योगदान रहा? किसकी? तो नेपाल की। किस पड़ोसी देश के लोकशाही के लिए हुए संघर्ष के जेपी का योगदान रहा? तो नेपाल का योगदान रहा। नेपाल के देश को मतलब योगदान रहा, उसका योगदान रहा, उसके विकास में योगदान रहा था। जेपी जी किस आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली थी? तो सर्वोदय आंदोलन से उसे क्या थी? तो विशेष प्रसिद्धि मिले थे सर्वोदय आंदोलन से।
उन्हें सर्वोदय आंदोलन में किस आंदोलन से, सर्वोदय आंदोलन नहीं, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में विशेष प्रसिद्धि मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि वह भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था, वह स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गए थे, तो सक्रिय हो गए थे। इसी कारण से वो क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जेपी जी ने सत्ता के केंद्रित राजनीति के बदलने के कौन सा मार्ग चुना, तो वह ए और बी दोनों। लोग को केंद्रित करने, रचनात्मक राजनीति का और जाति केंद्रित राजनीति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जेपी जी ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन किया था, तो जेपी जी किस विद्यालय में, तो वह कैलिफोर्निया, बर्कले और बिशिगन मेडिसिन और तीनों में किए थे। इन उपयुक्त सभी में किए थे वो जेपी जी ने विश्वविद्यालय में अध्यापन किए थे। कि जय प्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, यह कथन किसका है, तो कहा ये किए थे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा था कि है जय प्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, वह किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जेपी जी ने मार्क्सवाद तथा समाजवाद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कहाँ किए थे, तो अमेरिका से किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनोबा भावे किस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की रचनात्मक भूमिका निभाई थी, किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समाप्त हो गया जी, द एंड यहीं पर हो गया। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए ये मैसेज कर दीजिएगा, हम मैसेज करके पीडीएफ दे देंगे, या तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप पर जी मैसेज कर देना। इस नंबर पर हम पीडीएफ फ्री दे देंगे। ऑफ कोर्स आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए ये पीडीएफ अभी फ्री है। ठीक, अन्यथा अभी नए बैच सेशन वाला के लिए पैसा भी लग रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। तब हम लोग समरी कर लेते हैं जी। समरी करने के बाद उसके बाद ये समरी करते हैं। अभी समरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सारांश, यानी कि समरी यानी कि क्या, सारांश, सारांश करेंगे। समरी देखेगा जी, समरी देखेगा। समरी में क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का समरी देखेगा। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से पॉइंट से भी है, और समरी में लिखे वो भी काम का है। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, क्या है कि, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, क्या है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी देश में विद्वान, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता से संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। क्या करते हैं, तो आह्वान करते हैं। क्या क्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता से संपूर्ण क्रांति का क्या करते हैं, तो आह्वान करते हैं। फिर से पढ़ेगा कि संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक क्या है, अंश है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है।
जिसमें जयप्रकाश नारायण देश में विद्वान गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता से संपूर्ण क्रांति का क्या करते हैं, तो आह्वान करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया था। किसका आह्वान किया था? यूथ ऑफ डेमोक्रेसी। यूथ ऑफ डेमोक्रेसी का क्या किया क्या क्या किया था? आह्वान किया था। यूथ ऑफ डेमोक्रेसी का आह्वान किया था, क्योंकि उनके सुधार अनुसार भावी उनके सुनो भावी पीढ़ी ही देश का क्या है? भविष्य है। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वही देश का क्या? उसकी भविष्य में है। देश की युवा को कहा जाता है भावी, यानी कि देश की युवा जो देश की युवा के हाथों में क्या है? तो मतलब कि देश का भविष्य है। इसीलिए उन्हें ही शासन की, सत्ता की और संघर्ष की बागडोर संभालनी चाहिए और बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जो हमारे जो देश के क्या है, जो नई पीढ़ी है उन्हें संघर्ष की बागडोर संभालनी चाहिए और क्या बुजुर्गों से क्या लेना चाहिए? तो मार्गदर्शन लेना चाहिए। कीमती युवाओं के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे सुनेंगे सबकी, परंतु फैसला उनको होगा और सबको मानना होगा। उन्होंने बताया कि मुझे किसी को व्यक्ति का विशेष कोई झगड़ा नहीं है। मुझे उन नीतियों से, सिद्धांतों और कार्यों से झगड़ा है जो लोग गलत हैं। जो सिद्धांत को गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी और जो कार्य गलत होगी, उसे चाहे कोई भी करें उसका तो विरोध करूंगा। फिर अगला फिर से पढ़ेगा क्या कर रहा है। किंतु जो युवाओं के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में इस शर्त पर स्वीकार किया। उन्होंने एक शर्त रखा, जयप्रकाश नारायण जी, कि मैं एक शर्त रखता हूँ कि वे सुनेंगे सबकी बातें, परंतु फैसला उनका होगा और सबको मानना होगा। कि अंत में जयप्रकाश नारायण जी का मतलब कि बात होगा, उनका फैसला होगा और उनका सबको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मुझे किसी विशेष व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है। मुझे तो उन नीतियों से, मतलब हम लोग के उन गलत नीतियों से और गलत कार्यों से झगड़ा जो गलत है, और जो सिद्धांतों जो गलत है और जो पॉलिसी गलत है, जो कार्य गलत है होंगे, उसे चाहे कोई भी करे, मैं उसका क्या करूंगा? तो विरोध करूंगा। अंत में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो संघर्ष समितियों छात्र की ही या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम होगा शासन के गलत नीतियों का विरोध करना, समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का, गांव के छोटे छोटे अफसरों जो घूसखोरी करते हैं उनका विरोध करना होगा, और हर तरह के अन्याय जो मेरी कल्पना है उन अन्यायों को रोकना होगा। क्या होगा? तो रोकना होगा। इस प्रकार जनता की या छात्रों की जो ये निर्दलीय संघर्ष समितियों के केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। क्या कह रहा है कि इस प्रकार की जनता की या छात्र की यह निर्दलीय संघर्ष समितियों केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए वह क्या होगा? तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो ये समरी यहीं पर समाप्त हो गया जी। ठीक,
इतना लिख लीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या करता है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व के वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन के नेतृत्व में वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो उत्तर में क्या है जी कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि आंदोलन के नेतृत्व युवा पीढ़ी को करना चाहिए। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वे सबकी सलाह लेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, किंतु अंतिम फैसला उनका होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे आगे करके कोई और मुझे डिटेक्ट करे या जयप्रकाश नारायण डिटेक्ट करे कि जयप्रकाश तुम्हें यह करना होगा, तो ये ऐसा नेतृत्व में कल छोड़ देना चाहूंगा। क्या आंसर लिखा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या थे, विचार थे। क्या था, तो जयप्रकाश नारायण को क्या विचार थे, आंदोलन के नेतृत्व में युवा पीढ़ी को करना चाहिए। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे सबकी सलाह लेंगे। किस शर्त पर वह स्वीकार किया कि वह सबकी सलाह लेंगे और सबसे बातें करेंगे, किंतु अंतिम फैसला उनका होगा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे आगे करके कोई और मुझे डिटेक्ट करे, यानी कि कोई समझाए कि मुझे क्या करना है, तो यह बात इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उन्हें कल ही छोड़ देना चाहूंगा। मतलब वो क्या करेंगे, छोड़ देने के लिए कहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उन्हें पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती थी। 1921 में पटना कॉलेज से आईएससी की परीक्षा पास की थी। पटना में 1921 ईस्वी में क्या क्या किया था, तो आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद 1922 ईस्वी में वह बीए की पढ़ाई करने के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने वहाँ बागानों में, कारखानों में, होटलों, रेस्तरां और रूसाइन पार्लर में जूता साफ करने तक का वह काम किया। वह अमेरिका में लड़कों के साथ साथ कमरा साझा करते थे और वह रविवार के दिन होटलों में व रेस्तरां में बर्तनों धोया करते काम करते थे। इस अवधि में शिक्षा के प्राप्ति के लिए जो उन्हें लगन और उनका संघर्ष था, उनसे मुझे बहुत प्रभावित किया। पढ़िएगा क्या कहना है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास की परिचय दें। इसी अवधि की वह कौन सी बातें आपको प्रभावित करता है। तो क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण बचपन से ही मेधावी छात्र थे। क्या थे, तो बचपन से क्या थे, तो वह मेधावी छात्र थे।
और उन्हें पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती थी। 1921 में पटना कॉलेज से आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद पश्चात 1922 ईस्वी में बीए की पढ़ाई करने के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने वहाँ बंगालों में, कारखानों में, होटलों, रेस्तरां और रूसाइन पार्लर में वह जूता साफ करने तक का काम करते थे। वह सुसाइन पार्लर में क्या करते थे? जूता साफ करने का काम किया करते थे। और वहाँ अमेरिकी लड़कों के साथ कमरा साझा करते थे और रविवार के दिन होटलों और रेस्तरां में बर्तनों धोने का काम करते थे। इसी अवधि में शिक्षा प्राप्ति के लिए जो उनकी लगन और उनका संघर्ष था उससे मुझे बहुत प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1924 ईस्वी में जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी, मार्क्सवादी विचारधारा के अपनाया था और एक कट्टर कम्युनिस्ट बन गए। किंतु जब वे भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लेनिन के अनुसार जो कोई कम्युनिस्ट है उसे अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेनी चाहिए, उसे कतई दूर नहीं रहना चाहिए। क्या था? उसे कतई दूर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी क्या करते थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर से पढ़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण ने 1924 में जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी, 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मतलब कि जयप्रकाश लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो जयप्रकाश ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया था। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? तो मार्क्सवादी विचारधारा को क्या किए थे? तो अपनाए थे और एक कट्टर कम्युनिस्ट बन गए। किंतु जब वे भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लेनिनवाद के अनुसार जो कोई कम्युनिस्ट है उसे अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेनी चाहिए, उसे कतई दूर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो बापू और नेहरू की दूसरों को समझाने और अपनी बातों को दूसरों को समझाने के विशेष गुण का उल्लेख जेपी जी अपने भाषण में किया। वे कहते हैं कि असहमति बापू और नेहरू से भी उनकी कई बातों पर थी, किंतु हालात कभी कभी वह क्रांति की नहीं बनी। वो लोग बहुत ही आदर और प्रेम से मेरी बात सुनते थे और क्या अपनी बात समझाते थे। क्या करते थे? बापू और नेहरू किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया थे? तो आंसर क्या है कि बापू और नेहरू की दूसरे को समझाने और अपनी बातों दूसरों को समझाने के विशेष गुण को उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में किया। अब वे कहते हैं कि असहमति बापू और नेहरू से भी उनकी कई बातों पर थी, किंतु हालात कभी कभी वे क्रांति की नहीं बनी। वो लोग बहुत ही आदर और प्रेम से भी मेरी बातें सुनते थे और क्या करते थे? अपनी बात समझाते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी जी के सहमत हैं? इस बात को दूर करने के लिए सुझाव दें। तो जयप्रकाश नारायण तत्कालीन सरकार की गलतियां नीतियों को भ्रष्टाचार का जड़ मानते हैं। क्या मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण की तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों को भ्रष्टाचार का जड़ मानते हैं। पूंजीपति जो लोग रिश्वत देकर दफ्तरों, बैंक और कारखानों में काम करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पूंजीवादी लोग जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो क्या कर रहे हैं? रिश्वत देकर दफ्तरों, बैंकों और कारखानों में काम करवा रहे हैं। मजदूर कर भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? यही हमारा भ्रष्टाचार है कि जब गरीब लोगों को क्या करता है तो वो रिश्वत देकर वो दफ्तरों, बैंकों और कारखानों में क्या करते हैं? तो काम करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध होता है।
तो दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचारधारा का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत और मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षण होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी जो निश्चित रूप से दलविहीन होगी। क्या हुआ? तो दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचारधारा का मुख्य राजनीति सिद्धांत और मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा क्या होगा? वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी के कायम होगी और एक निश्चित रूप से क्या होगा? दलविहीन होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या है? तो निम्न अपेक्षाएं पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जयप्रकाश जो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्न अपेक्षाएं उनका काम होगा कि वो शासन नारायण के साथ साथ वह क्या समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। गांव में छोटे छोटे अफसरों या कर्मचारियों की अन्य किसी भी प्रकार की भुखमरी हो चलती रहेगी वह उनके खिलाफ क्या करेंगे? तो संघर्ष करना होगा। जिन बड़े बड़े किसान में बेईमानी या फर्जी बदगुनियां जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उसका क्या विरोध करना होगा और उन्हें दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की या अन्य किसी भी प्रकार की घूसखोरी चलती होगी उन्हें खिलाफ संघर्ष करना होगा। क्या करना होगा? तो संघर्ष करना होगा। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं? तो उनका काम होगा कि वो शासन के नारायण के साथ साथ समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध सिद्धांत क्या करेंगे? तो संघर्ष करेंगे और गांव में छोटे छोटे अफसरों या कर्मचारियों की है या अन्य किसी भी प्रकार की घूसखोरी चलती होगी उनके खिलाफ क्या होगा? तो संघर्ष करना होगा। जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं और उसका विरोध करना होगा उन्हें दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करना क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है जी कि दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ था? ये क्वेश्चन है जी, इसका बढ़ना है। तो दिनकर जी के निधन कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था जब वे बेल्लौर में अपने मित्र रामनाथ जी गोयनका जी को इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। बोले कि राम जी गोयनका जी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। कौन थे? तो इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे? तो मालिक थे। यहाँ मेहमान थे। वह उन्हें रात में दिल का दौरा पड़ा। हालांकि 3 मिनट भीतर गोयनका जी के अपने ब्लिंगडन नर्सिंग होम में इलाज का सारा इंतजाम कर दिया गया था किंतु वह दिनकर जी का देहांत हो गया। देखिए जी क्या क्या कह रहा है कि दिनकर जी की निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो राष्ट्र कवि हमारे क्या राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर का निधन ब्लिंगडन कहाँ हुआ था? नर्सिंग होम में हुआ था जब वे बेल्लौर में अपने मित्र रामनाथ जी गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। राम जी गोयनका कौन थे? तो वह इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे? तो मालिक थे। इंडियन एक्सप्रेस के कौन थे? तो वो मालिक थे। यहाँ मेहमान थे। वहाँ उन्हें रात में दिल का दौरा पड़ा। हालांकि 3 मिनट में भीतर उन्हें गोयनका जी के विलिंगडन नर्सिंग होम में क्या किया गया? तो इलाज कराया गया था। वहाँ सारा इंतजाम कर दिया गया था किंतु दिनकर जी का देहांत हो गया और वो मर गया। चैप्टर समाप्त हो जाता है जी यहीं पर ही।
द एंड पूरे चैप्टर का हो जाता है जी, ठीक। तो क्या हो गया, चैप्टर द एंड हो गया। क्या हो गया, द एंड। यहीं पर ही हमारा समाप्त हो गया चैप्टर जी।